करेंगे हम लोग सीधा। देखो लास्ट क्लास में बफर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बफर सॉल्यूशन है क्या, एंड उनके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, एंड उनमें रिलेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन क्या है, बफर लिमिट क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होता है, ये सारा चीज मैंने डिस्क्राइब किया था, है ना। अभी मैं एक ऐसा केस लेने जा रहा हूं जिसके अंदर मल्टीपल प्रोटॉन होते हैं, जैसे H3PO4, एंड उसका टाइट्रेशन कराने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ NaOH एडिंग इनटू इट। और फिर देखते हैं अलग अलग स्टेजेस पे आप फिगर आउट कर पाते हो क्या कि किस तरह का सॉल्यूशन बन रहा है, पीएच कैसे निकालना है। राइट इट डाउन। कंसिडर अ solution of 1 molar 1 liter H3PO4, 1 molar 1 liter H3PO4, ब्रैकेट में लिख लेना Ka1 Ka2 एंड Ka3 आर कितना 10 के पावर -4 -7 एंड -10 रेस्पेक्टिवली, 10 टू द पावर -4, 10 to the power -7 and 10 to the power -10 respectively. Okay, देखो find the pH when और ऐसा डैश लगा के पहला पार्ट उसका लिखना, 0.5 mole of NaOH is added in it। दूसरा लिखना 1.5 mole of NaOH is added in it। तीसरा लिखो 2.5 mole of NaOH is added in it। बाकी एक बात हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन लगाते समय कि कभी भी एसिड एंड बेस कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते सॉल्यूशन में। अगर वो हैं तो उनको कंप्लीट रिएक्शन करा के जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसको खत्म करो, जो एक्सेस है उससे बचाओ, बाद में फिर से देखना सॉल्यूशन कैसा है ना। सॉल्यूशन में एसिड बेस कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं? ओनली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। यस। और एक बात, और एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि जितने भी वीक एसिड होते हैं उनमें एक से ज्यादा प्रोटॉन भी हो तो इकट्ठे सारा प्रोटॉन नहीं निकलता है। प्रोटॉन हमेशा स्टेप बाय स्टेप निकलता है। पहले पहला प्रोटॉन निकल के अगर पूरा खत्म हुआ तो दूसरा निकलेगा, वो भी खत्म हुआ तो तीसरा निकलेगा। ऐसा नहीं करना कि सीधा तीनों प्रोटॉन निकाल दिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। क्या है? इवन स्ट्रॉन्ग एसिड में भी पहला प्रोटॉन ज्यादा इजीली निकलता है, सेकंड उसके बाद ही। तो इसलिए इस बात सारी बातों को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखिए कौन आंसर करता है। इनफ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है आपके पास, बस सोचना है कि इसको कैसे यूज करना। चलिए बेटा मैं स्टार्ट करूं।
चले आगे बढ़े। आइए चलिए समझाता हूं। आइए बेटा देखते हैं। देखो सबसे पहले कितने लोग ये समझ पा रहे हो कि सर जब आप NaOH इसमें डालोगे तो NaOH इसका प्रोटॉन बारी बारी से निकालेगा। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि NaOH 3 स्टेजेस में रिएक्ट करेगा। जो पहला स्टेज होगा इसका, उसमें NaOH इसका 1 मोल है। अगर NaOH 1 मोल या उससे कम हुआ तो सिर्फ पहला प्रोटॉन निकलेगा। क्या बनेगा? NaH2PO4 बनेगा। ये बात कितने लोगों ने सही किया था? बहुत बढ़िया, फिर तो यार आसान हो गया। अरे NaOH कितना लिया था मैंने? तो बस 1 मोल से कम है। तो इसका मतलब अब बताओ ये दोनों अगर लड़ेंगे तो कौन बचेगा? ये थोड़ा बचेगा। कितना बचेगा? और ये खत्म। ये कितना? वेरी नाइस। वाटर तो यार है कोई खास मतलब है ही नहीं, है ना? तो अब एक बात बताओ कि ये 0.5 है, ये 0.5 है, दोनों के सॉल्यूशन में H3PO4 एंड H2PO4 माइनस। अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या यही दोनों 0.5 0.5 है? क्या सोडियम आयन का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहां से आया हुआ आयन है। देखो आयंस में उन आयंस का इंपॉर्टेंस है जो कहां से आए हो। कहां से आए हो? हाँ जी, वीक एसिड या वीक बेस से। बाकी अगर कोई और आयन आया तो उसको इग्नोर कर दो, जैसे इसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो अब बताओ इसको और इसको देखो, ये एसिड है और ये इसका, और दोनों का अमाउंट भी अच्छा खासा है, कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये क्या है? बफर। नाउ दिस सॉल्यूशन इज बफर। ये एसिड तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बफर। अब हाथ उठाओ कितने लोगों ने ये पहचान लिया था? फिर तो आसान हो गया। फिर आप इक्वेशन लिखो। H3PO4 H2PO4 माइनस प्लस H प्लस आयन Ka1। अब Ka1 तुम्हें पता है तो Ka1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब या तो आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर लो और या तो आप फॉर्मूले से आंसर निकाल लो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो सेम ही है। बेसिक फॉर्मूले में भाई ये तुम्हें पता है, ये कितना पता है बेटा? 0.5। ये कितना पता है? अच्छा क्या एक्चुअल में 0.5 माइनस एक्स होगा? ये 0.5 प्लस और ये x होगा। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 which is 10 के पावर माइनस 4 which is less, so we can say that x value will be less, this minus this will be approximately 0.5। ये कितना हो जाएगा? 0.5। और ये दोनों 0.5 है तो यहाँ 0.5 कट गया, H प्लस आयन सीधा इसके बराबर आ गया, तो pH कितना आ गया? 4 आ गया। दूसरा तरीका क्या है? मैं फॉर्मूला लगाऊं कौन सा? pH इज इक्वल टू व्हाट? pKa1। pKa1 फर्स्ट वाले का यूज हो रहा है ना यहाँ पे, Ka1 एंड प्लस लॉग ऑफ, इसमें इन्वॉल्व होने वाला बेस कौन है? ये एसिड कौन है? ये तो बेस बाई एसिड H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाई H3PO4। यही फॉर्मूला था ना, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, या फिर बेस अपॉन कॉन्जुगेट एसिड, यही होता है ना। तो खत्म हो गया यहाँ पे, ये 0.5 लगा लो, खत्म कहानी। कितना आ गया? ये 4। तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो कि कैसा है, जो कि क्या डिस्कस कर रहे हैं
कि अब भाई अगर आपने 1 मोल से ज्यादा डाल दिया 1.5, तो पहले तो ये पूरी तरीके से यहां ले जाएगा, अरे बोलो, और एक बार ये पूरा यहां कन्वर्ट हो गया, अभी भी इसमें 2 और प्रोटॉन है, तो अब यहां से निकालना स्टार्ट करेगा बचा हुआ NaOH। क्या समझ में आया? तो मैं सेकंड प्रॉब्लम को वापस से रीटेक लेता हूं, लेकिन इसको क्विकली नोट कर लो ताकि आप फोकस कर पाओ मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो। देखते हैं बेटा। चलें क्या? क्या जाए? आइए देखते हैं। फर्स्ट डन। अब बताओ, अगर तुम यहीं पे 0.5 के जगह तुम कितना ले लो, 1.5। शुरू यहीं से करते हैं। अब बताओ कितने लोग कह रहे हैं अब इन दोनों में जिंदा कौन बचने वाला है? ये 0.5 बचेगा और ये खत्म। ये कितना बन जाएगा? 1। यहां तक क्लियर है? सॉल्यूशन में ये तो खत्म है। इसके जगह पे हमारे पास क्या मिल गया? NaOH कितना? और कितना? 1। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड भी नहीं है, इसके सामने तो ये एसिड ही है ना, क्योंकि अभी भी इसके पास 2 प्रोटॉन और है। फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, हम दोबारा लिखेंगे, अभी ये बफर नहीं है। जब भी लड़ाई शुरू होगी तो क्या होगा? NaOH कितना है? 0.5। ये कितना है? ठीक है। ये बचेगा कितना? ये, और क्या बनेगा भाई? मिस्टर समग्र खन्ना, द ओनली खन्ना इन द क्लास, प्लीज टेल मी क्या आएगा इसमें आंसर? Na2HPO और प्लस क्या आ गया? ये कितना बना? मतलब न्यू कॉम्पोजिशन आफ्टर कंप्लीट एसिड बेस रिएक्शन। आफ्टर, ये एकदम अच्छे से डायग्राम ऐसे ही बनाना है तुम्हें ताकि ध्यान में आए। AB रिएक्शन, समझ रहे हो ना? AB रिएक्शन का मतलब क्या है? एसिड बेस रिएक्शन, न्यू कॉम्पोजिशन, व्हाट इज दैट? सो वी हैव NaH2PO4 व्हिच इज 0.5। क्या मैं सोडियम आयन को बाहर निकाल दूं क्या? सिर्फ इनको देखो, क्योंकि देखने का तरीका बहुत मायने रखता है। इसके अलावा क्या बचा? HPO4। कितने बचे दोनों? एक बचा 0.5 और दूसरा कितना बचा? जरा देख लेते हैं इनमें क्या कॉन्जुगेट एसिड बेस है क्या? अगर इसका प्रोटॉन निकालो तो ये बन रहा है, तो ये एसिड, तो ये कॉन्जुगेट बेस। और Na प्लस जितना भी आ रहा हो हमें तो टेंशन ही नहीं है, वो चाहे 1 मोल है 2 मोल है, क्या फर्क पड़ता है? जब वो कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता तो हम सोचते हैं, तो कहानी खत्म। अब इसको हमें कैसे ट्रीट करना है? इट इज ऑल्सो अ बफर। क्या हो गया? दिस इज बफर। अब बफर हो गया तो वापस हम लगाएंगे, लेकिन बस क्या बदलेगा इस बार कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस बार कितना हो जाएगा बेटा? Ka 1 की 2 की 3 2, क्योंकि पहला प्रोटॉन निकलने में Ka1 यूज होता है, एक निकल चुका है तो दूसरा निकलने में क्या यूज होगा?
अब वापस बताओ, ये 0.5, ये 0.5, क्या इसका आंसर सीधा Ka2 आ जाएगा H प्लस आयन का? फॉर्मूले से लगा के देख लो। और दूसरा तरीका क्या है, एक तो वही पहले वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके। दूसरा, कितने लोग कह रहे हैं कि मैं वही फॉर्मूला लगाऊं इस बार, लेकिन पीएच को pKa2 लिखना पड़ेगा, प्लस लॉग ऑफ ऊपर बेस अपॉन एसिड, बेस इस बारी कौन है, ये तो यानी HPO4 -2 अपॉन H2PO4 माइनस। अब दोनों क्योंकि 50-50% थे, log 1 0 होता है, तो इसका आंसर सीधा कितना आ गया, pK2 कितना है, 7। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब तीसरा प्रॉब्लम मैं बताऊंगा नहीं, ये अगर दो प्रॉब्लम तुम्हें समझ आया तो तीसरे का आंसर तुम निकाल के बताओ, ऐसे ही पूरा अप्रोच करके करो, डू इट। कौन बेटा? ये देखो, ऐसे तो ये दोनों ही है, एसिड भी है, कॉन्जुगेट बेस भी है, लेकिन जब इसके सामने बहुत पावरफुल बेस आ जाए तो इसको एसिड की तरह बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इसके पास OH है। तो स्ट्रॉन्ग बेस विल टेक आउट ऑल द प्रोटॉन विच आर देयर, OH लिंकेज वाला, तो इसलिए इसके सामने ये कैसा बिहेव करेगा, सिर्फ एसिड की तरह, तो उसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस के सामने। अब वीक बेस हो गया तो पता नहीं निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, डाउटफुल हो जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग है तो निकाल सकता है। चलिए निकालिए। चलिए बेटा, थर्ड वाला हो गया, कितने लोगों का हो गया हाथ उठाओ, क्या आंसर है? हाँ बिल्कुल सही, तो थर्ड वाले को बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने बड़ा स्मार्टली ना 1 मोल 2 मोल को गायब कर दिया, अगर आपने 1 मोल दिया होता, 1 मोल दिया होता तो क्या करते हैं, तो चलो उसको भी हम समझ लेते हैं। अगर 1 मोल दे देते तो क्या बनता, 1 मोल पहला प्रोटॉन निकाल के पूरी तरीके से कहां कन्वर्ट हो जाता, NaH2। अब कैसे निकालते, क्या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराते, बोलो भाई, अरे Na प्लस तो किसी काम का, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराते, उससे आंसर निकलता, नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता, क्या गड़बड़ी रहेगी भाई इसमें? इसमें और बाकी नेगेटिव आयन में डिफरेंस ये है
कि बाकी नेगेटिव आयन में और कोई प्रोटॉन नहीं होता है निकालने के लिए, लेकिन इसमें अभी भी H+ आयन निकालने की क्षमता है, इसलिए यहां पे तरीका ही बदल जाएगा। अगर इसी के सामने हमारा ऐसा एसिड रहा होता फिर कोई तकलीफ ही नहीं था, क्योंकि अगर ये लेते और NaOH डाल रहे हैं और ये 1 मोल ये 1 मोल लिए तो सॉल्ट बन जाएगा। एंड सॉल्ट में हमें पता है कि भाई केटायन नहीं करने वाला है, एनायन करने वाला है, एंड फिर हम वो हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन लिखते, KH की वैल्यू निकालते, एंड फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सेट करके आंसर निकाल देते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है? हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसके पास कोई प्रोटॉन निकालने लायक नहीं बचा है, कोई OH है नहीं। ये बनाता और हम लिखते KH इज इक्वल टू KW बाई, क्योंकि ये बेस की तरह काम कर रहा है, KA, एंड फिर वो हम कहानी लिख लेते। लेकिन इसमें डिफरेंस किस चीज का है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो H2PO4 बन रहा है, अगर 1 मोल लेते तो इसमें Na+ तो हमारा किसी काम का नहीं है, लेकिन H2PO4 माइनस हैव बोथ द कैपेबिलिटीज ऑफ हाइड्रोलाइजिंग वाटर आल्सो एट द सेम टाइम। KH is equal to KW by Ka1. At the same time, it can act as weak acid also by donating its proton HPO4 2 minus and ये Ka2 हो जाएगा। So this is entirely new species, और ऐसे species को, ऐसे नेगेटिव आयन को जो प्रोटॉन भी दे सके और प्रोटॉन ले भी सके हाइड्रोलाइज करके वाटर को, ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक नेगेटिव आयन। क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक अनायन। एम्फीप्रोटिक अनायन लिखोगे क्या? हेडिंग डालो, पीएच कैलकुलेशन फॉर एम्फीप्रोटिक अनायन। पीएच कैलकुलेशन फॉर एम्फीप्रोटिक अनायन। एम्फी, AMPHI, एम्फोट्रिक होता है ना वर्ड, वहीं से है ये एम्फीप्रोटिक। पीएच कैलकुलेशन ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन। देखो मैंने दो जगह, पहला जगह आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था, वो कौन सा था? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड, फॉर्मूला याद है? पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीसी। याद है? याद रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैं इस जगह भी बोलूंगा कि यहाँ भी फॉर्मूले पे ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाओ, क्योंकि डेरिवेशन में थोड़ा फंसोगे इधर उधर, और इस बारी मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा भी नहीं, आप खुद से फिगर आउट करो कैसे निकलता है, ठीक है। मैं सीधा रिजल्ट बताता हूँ, उसका ही इंपॉर्टेंस है। आप अगर कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं मैं कभी उसको आपको डिक्टेट कर दूंगा। चलो, तो एम्फीप्रोटिक पहले आपने लिखा, व्हाट इज एम्फीप्रोटिक एनायन? लिखो, अ नेगेटिव आयन व्हिच कैन accept the proton and can even donate the proton is termed as amphiprotic negative ion. Amphiprotic negative ion सारे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब एग्जांपल में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, तो आप बताओ कौन सा एसिड से स्टार्ट करोगे जो कम से कम डाई बेसिक होता हो? अरे भाई एक बात बताओ, जैसे मोनोबेसिक एसिड ले लूं HCl, इससे निकाल के जो Cl माइनस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट तो कर सकता है, बट क्या प्रोटॉन निकाल सकता है ही नहीं कुछ। तो यानी हमें जब भी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज के बारे में पूछे तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हाँ, डाई बेसिक से या ट्राई बेसिक एसिड, है ना, या डाई प्रोटिक या ट्राई प्रोटिक एसिड। तो एग्जांपल अगर मैं करूं तो H2CO3 इज अ डाई बेसिक एसिड, उसका आया हुआ नेगेटिव आयन कौन सा?
हाँ बाइकार्बोनेट, तो आप एग्जांपल लिख सकते हो HCO3 माइनस, HSO3 माइनस, H2SO3 भी डाइवेसिक होता है। अरे बोलो यार। इसके अलावा H3PO4 का एग्जांपल लेते हैं, H2PO4 माइनस। अच्छा एक और प्रोटॉन निकालते हैं, HPO4 2 माइनस। अब फिर H3PO3 वाला स्टेट लेते हैं, H3PO3, H2PO3 माइनस। क्या समझ में आ रहा है? हाँ? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या HPO3 2 माइनस एम्फीप्रोटिक है? देखे तो कितने लोग का दिमाग चल रहा है। क्यों नहीं? निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें पीएच लिंकेज होता है, याद है ना? तो फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड में डिफरेंस क्या है कि फॉस्फोरिक एसिड में तीनों प्रोटॉन निकाले जा सकते हैं, जबकि फॉस्फोरस एसिड में सिर्फ 2 निकाले जा सकते हैं। और इससे भी नेक्स्ट लेवल का एक और चीज है, क्या? H3PO, सॉरी ये 3 था, H3PO2, यहां तो सिर्फ एक निकाल सकते हो, सॉरी यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, ये O नहीं है बेटा, सिर्फ H है। दिस इज जस्ट P डबल बॉन्ड H and OH। क्या आ रहा है बात समझ में आपको? आ रहा है समझ में? तो कहने का मतलब अगर हमें एग्जाम में ऐसा आ गया बेवकूफ बनाने के लिए कि H2PO माइनस, कई लोग सिर्फ इसी को देखते रहे, हाइड्रोजन तो दिख रहा है, वो भूल जाते हैं कि यही सबसे क्रीम वाला केस है। याद करो इसमें एन फैक्टर के टाइम पे भी मैंने आपको समझाया था कि इसका 3, इसका 2 और इसका 1 होता है क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन निकल सकता है। तो जब एक ही प्रोटॉन निकल सकता है और उसको निकाल दिया, तो अब प्रोटॉन तो ले सकता है लेकिन निकाल, सो दीज आर नॉट द स्पीशीज। तो आप लिख लेना नीदर दिस नॉर H2PO2 माइनस, ये भी नहीं है। अब उसके पीछे का कारण आप लिख लेना, ये सारे स्पीशीज हैं। अच्छा बताओ HS माइनस है कि नहीं? HS माइनस, अरे बोलो, है ना? बिल्कुल है, क्योंकि H2S में दोनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं। अब ये मत बोलना सर यहाँ कैसे निकल रहे हैं, ऑक्सीजन से ज्यादा OH बॉन्ड से जितने बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होते हैं वो सब निकल सकते हैं पानी के अंदर। और याद करो H2O एंड H2S में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी से देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी इसकी कम होती है इसके कंपैरिजन में, इसलिए H2S इज एसिड। H2S को एसिड बोलते हैं ना, PH3 को एसिड नहीं बोलते। पीएच बॉन्ड एसिडिक नहीं होता, HS बॉन्ड एसिडिक होता है। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड में OH वाला लिंकेज है तो निकलना चाहिए। अगर नॉर्मल हाइड्रा एसिड है तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के नीचे चले जाओ या राइट साइड में चले जाओ, इधर वाले फ्लोरीन वाला, वो सब बिना OH के भी एसिडिक होता है। उनमें जो नॉर्मल बॉन्ड होता है वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर होता है, वो टूट करके निकल जाएगा। बाकी और कोई एसिड नहीं है वाटर के अंदर। ठीक है, जहां पे OH नहीं हो वो एसिड नहीं होते। सिर्फ कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे है और इधर है। So with this everyone we are done with amphiprotic negative ion. Now the question is how to calculate pH sir? देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे जो एम्फीप्रोटिक नेगेटिव आयन है वो कहां से डिराइव्ड है? डाई बेसिक से। देखो सिर्फ एक केस है ट्राई वाला, ये है ना, ये ट्राई वाला था, ये भी केस ट्राई वाले से ही डिराइव्ड है। लेकिन बाकी सारे केसेस कहां से हैं? तो उनमें बड़ा सिंपल सा है, सीधा फॉर्मूला होता है कि भाई इसका जो पीएच होगा ना, एवरेज ऑफ pKa1 एंड pKa2 बाई 2। ये भी डाई वाला ही पार्ट था तो इसके लिए भी यही आंसर वैलिड है, सेम फॉर्मूला। इसके लिए भी सेम ही है, इसके लिए भी सेम है क्योंकि इसमें भी 2 ही प्रोटॉन होते हैं निकालने के लिए। इन दोनों में इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। इसके लिए तो अभी भी यही फॉर्मूला लगेगा pK1 प्लस pK2 बाई 2, लेकिन इसके लिए pK2 प्लस 3 का एवरेज लगेगा। कंटिन्यूस हमेशा रहता है 2 3 बाई 2।
तो यानी जिस पे -1 चार्ज हो उसके लिए 1 2 का एवरेज, और जिस पे -2 चार्ज हो उसके लिए 2 3 का एवरेज होगा। याद रहेगा। थोड़ा सा लॉजिक देके समझाता हूं कि इसके लिए अलग क्यों हुआ। क्योंकि जब आप HPO4 2- लोगे और इसकी हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन लिखोगे तो H2PO4 माइनस एंड OH आयन, तो इसमें जो KH आएगा वो KW बाई क्या आएगा, Ka2 आएगा ना कि 1 आएगा, 2 आएगा ना बेटा। एंड जब इसके आप आयोनाइजेशन का इक्वेशन लिखोगे तो उसमें कौन सा आएगा, Ka3। क्या क्या बोल रहा है, 1 2 कौन बोला है, 1 लास्ट प्रोटॉन निकल रहा है तो Ka3 हुआ ना। तो कौन कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपीयर हुए इसमें, इसलिए यहां पे एवरेज किसका होता है, 2 एंड 3 का। सो बेसिकली ये लॉजिक है किस हिसाब से कैसे निकलते हैं। आ रहे बात समझ में प्यारे बच्चों, क्या आप क्विकली नोट डाउन कर सकते हो इसको, कर लो बेटा। अब मैं हिंट दे रहा हूं कि ये डिराइव कैसे होता है ये फॉर्मूला, हिंट दो या खुद से कर लोगे, हाँ खुद से कर लो तो यार मजा ही आ जाए, लेकिन ये बहुत ही, ये किताबों में भी ढूंढोगे इसकी डेरिवेशन नहीं है कहीं पे, कर पाए तो बहुत मजा आएगा तुम्हें, ट्राई करके देखो शायद मिल जाए, बट बुक्स में तो नहीं मिला मुझे, ट्राई करो शायद मिल जाए, फॉर्मूला मिलेगा, डेरिवेशन नहीं। ट्राई कर, ट्राई करना भी है तो।
चलो अच्छा बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड। तो अब ये फॉर्मूला पूरा नोट कर लेना, दैट्स इट, इतना ही पार्ट है। तो अब बताओ, अच्छा एक बार फिर से देखो, ये तीसरा स्पीशीज आपको ऐसा मिला है जिसमें पीएच में कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कहीं? सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का माइनस लॉग लेके उसका एवरेज ही है ना? तो अभी तक कितने स्पीशीज मिले? सबसे पहला मिला था आपको सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड, दूसरा कौन सा मिला था? बफर। एंड तीसरा कौन सा? एम्फीप्रोटिक नेगेटिव आयन। बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको उसी वाले प्रॉब्लम में जो पहले करा रहा था उसी के अंदर मैं अब 1 मोल 2 मोल और 3 मोल लेके करता हूं, देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स होता है। लिखो, फाइंड द पीएच, फाइंड द पीएच ऑफ 1 molar 1 liter aqueous solution of H3PO4 Ka1 Ka2 values are given here, आप इसको नोट कर लेना। when पहला 1 mole of NaOH is added in it, दूसरा क्वेश्चन 2 मोल, तीसरा क्वेश्चन 3 मोल, चौथा क्वेश्चन 3.5 मोल। सारा केस देख लेते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है, देखते तुम लोग निकाल पाते हो कि नहीं। चलो गो अहेड। एक बार बता दूं, ये लास्ट आज की क्लास में ये जो प्रॉब्लम सीख रहे हैं, इट ऑलमोस्ट कवर्स एवरीथिंग रिलेटेड टू एवरीथिंग, सिर्फ एक केएसपी को छोड़ के बाकी सारा चीज यूज कर लेता है। ये दो प्रॉब्लम की ढंग से प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें पूरे आयनिक का क्रिस्प मिल जाएगा। ये जो दो प्रॉब्लम अभी कराया, पहला वाला एंड ये दूसरा वाला। अगर फर्स्ट वाले में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछा, कौन सा, कि फाइंड द पीएच व्हेन नो NaOH इज एडेड इन इट, तो वो वीक एसिड का केस हो जाता, और वो हमने पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं पूछा आपसे। नहीं तो वो पूछ लेते तो एसिड भी हो गया, बफर भी हो गया, एम्फीप्रोटिक एनायन भी हो गया, और आप अभी करोगे जो बचे हुए केसेस है वो यहां कवर हो जाएंगे। ट्राई करो, देखें।
कर लिया? चलो बेटा किया जाए। चलिए बेटा लास्ट पार्ट रह गया। अब से पहले फर्स्ट एंड सेकंड का तो देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब 1 मोल NaOH ऐड करोगे तो इसका पहला प्रोटॉन निकल जाएगा और क्या बनेगा? NaH2PO NaH2PO4। और Na प्लस किसी काम का नहीं है तो काम का कौन आया? H2PO4। और वो क्या हो गया? एम्फीप्रोटिक। तो आंसर क्या आएगा? एवरेज ऑफ pK1 प्लस pK। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा? pK1 प्लस pK2 बाई 2। कितना आ गया? 4 प्लस 7 अपॉन 2, 11/2। कितना आ गया? 5 पॉइंट। मतलब एसिडिक है ना? कितने लोगों का सही हुआ? ये सही हुआ, वेरी गुड। क्या हुआ रक्षिता? आया? बात समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही जब आप सेकंड निकाल लोगे, 2 मोल डालोगे, जब 2 मोल डालोगे तो Na जो H2PO4 बना था फिर से NaOH से रिएक्ट करेगा, 1 मोल बचा है जो। भाई आपने 2 मोल डाला तो 1 मोल तो यहां पहुंचाया, 1 मोल अब कहां पहुंचा देगा? HPO4 2 माइनस। अब इसके केस में जो हमारा एम्पी प्रोटिक आयन है डाई नेगेटिव है। डाई नेगेटिव में हमें पता है pH इज इक्वल टू pK1 सॉरी 2 प्लस 3/2, 7 प्लस 10 अपॉन 2। कितना आ गया बेटा? 8 पॉइंट। समझ में आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली थर्ड एंड फोर्थ है, क्योंकि फर्स्ट टू तो फट से हो भी जाएगा। हाँ, थर्ड में क्या नहीं है? वो एम्पी प्रोटिक। तो अब क्या करेगा? अब नॉर्मल जैसे हाइड्रोलिसिस होता है वैसे कराएंगे। गुड पॉइंट। तो आप वहीं से करो ना, इसलिए तो दिया है मैंने ताकि वो भी समझो। जल्दी करो बेटा, जल्दी खत्म करो। थर्ड एंड फोर्थ ही सबसे कोर पार्ट है इसका। फर्स्ट सेकंड तो जल्दी जल्दी होने वाला। क्या कर रहे हैं? एम्फी प्रोटिक के केस में डेरिवेशन को अवॉइड करना है, सीधा आइडेंटिफाई करना है, आंसर करना है। बाकियों के केस में डेरिवेशन जो बताया है वो एज इट इज आपको अप्लाई करना है। करें? थर्ड वाला केस करें? आप लोगों ने कर लिया हो तो मैं स्टार्ट करूं। कर लिया है?
कितने लोगों ने ट्राई कर लिया थर्ड वाला, हाथ उठाओ। चलो आओ मैं समझाता हूँ। Now what will happen if you are adding 3 mole? So it will turn into completely what? It will turn completely into H3PO4. We had 1 mole और मैंने 3 मोल NaOH दे रखा है, 3 मोल। तो वही है, एक बारी में पहला प्रोटॉन, फिर दूसरा प्रोटॉन, फिर तीसरा, तीनों निकाल के फाइनली कहां पहुंच जाएगा? Na3PO4 N प्लस। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता, लेकिन मैंने इकट्ठे कर दिया। आई होप आप समझ रहे होगे ना। तो ये बन गया पूरा 1 मोल, ये सुनो। और जब आप ये बन गया, अभी कितने लोग कह रहे हैं Na प्लस हमारा वैसे भी किसी काम का नहीं है, एंड PO4 माइनस 3 हमारा नेगेटिव आयन है, ये हाइड्रोलाइज कराएगा। तो क्या आपको हाइड्रोलिसिस नहीं आता लिखने? अब ये नेगेटिव आयन की हाइड्रोलिसिस -3 प्लस H2O, बताओ क्या बनेगा? H पहला एक एक बार इकट्ठे नहीं करना, वाटर। अब ये जो डाई नेगेटिव है, ट्राई से डाई में चेंज हुआ, सॉरी ये H2O नहीं, उधर क्या होगा? एनायन हाइड्रोलिसिस में एनायन आएगा। फिर HPO4 2 माइनस प्लस H2O क्या बनेगा? H2PO4 माइनस प्लस OH है। H2PO4 माइनस प्लस वाटर ले लेंगे तो क्या बनेगा? H3PO4 प्लस OH है। क्या समझ में आ रहा है सभी को? ये क्या होगा बेटा? KH1, ये क्या है? KH2, ये क्या है? KH3। क्या आप इसके इक्विलिब्रियम को तुरंत लिख सकते हो KW/KH3? क्योंकि देख इसमें थर्ड वाला आयनेशन का यूज करोगे उल्टा करके, तो जोड़ के वाटर के बराबर आएगा। क्या समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है। और ये कितना आएगा? KW/Ka2, ये KW/Ka1। और क्या सारी वैल्यूज पता है? तो ये आंसर आ गया -10, ये आ गया -7 और ये आ गया -4। अब क्या तुम नॉर्मल इक्वेशन के जैसा नहीं हो गया कि ये 1 मोलर हमें पता है, तो 1 में से x गया, ये x एंड x, फिर वो पूरी कहानी करेंगे। क्या मैं शॉर्टकट में चले? बताओ अगला वाला, ये x में से y निकलेगा, बट y तो बहुत कम होगा, z और भी कम होगा। तो ओवरऑल क्या हम सीधा यहीं से कर देंगे इसको सॉल्व? करने के लिए बेटा देखो पूरी कहानी दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। सारा ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सारा मिक्स करके कितना आएगा? x। ये क्या x माइनस वाई, ये भी क्या होगा? x माइनस वाई, कॉमन आयन क्या आ गया? x। ये पूरा x, और 1 माइनस एक्स क्या आ जाएगा? 1। तो मैं ऊपर वाला यूज करता हूँ, x इंटू एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू KH1 10⁻⁻⁴ x की वैल्यू, और यही क्या है? OH माइनस। तो PaOH कितना आ गया? पीएच कितना आ गया? पहले वाले का आंसर हो गया, मतलब थर्ड वाले का आंसर हो गया। हो गया ना? बोलो। लास्ट प्रॉब्लम जो दिया है देखिए उसको कौन करता है। चलो किसी का आया था ये आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनको यहां तक आ गया ना, मतलब समझो आयन ही खत्म हो गया उनके लिए। अब वो सिर्फ सवाल लगाएं, अच्छे अच्छे लेवल को अप करते जाए।
चलो बच्चों करें। ओके डन। लास्ट वाला पार्ट भी आ जाओ, उसमें कुछ दम नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं सर लास्ट वाले में बस एक ही चीज तो ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है? एक्स्ट्रा एनएमएच है। कितना एनएमएच है? बस खत्म क्वेश्चन। अगर आप तुमको, अगर तुम्हें इतनी बात समझ आ गई तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं यार। देखो अभी प्योर के केस में तुमने निकाला कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, -2, 10 के पावर। तो अब NaOH भी कितना बचा रह गया, 0.5 मोल। तो कितने लोग कह रहे हैं ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये तो OH माइनस कॉमन आयन देगा, कितना 0.5। अब 0.5 के रिस्पेक्ट में ये X पहले ही बहुत कम है, इसके आने से तो ये और पीछे ही जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट पीछे होगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो 0.5 प्लस X को कितना लिखोगे? 0.5। इसकी वैल्यू को हो गया खत्म कहानी। तो POH कितना आ गया, माइनस लॉग 0.5। 0.5 कितना होता है जी? 5/10 कर लो या फिर 1/2 कर लो, एंड 1/2 माइनस लॉग 1 प्लस लॉग 2। लॉग 2 कितना आ गया? 0.30। तो PH कितना आया? 14 माइनस 13.7 अप्रोक्स। है ना मजेदारी? बोलो। तो ऐसे ध्यान रखना था। अब बताओ किसी का हुआ था ये आंसर? वेरी गुड। तो ये मैंने बोला ना, ये दो प्रॉब्लम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम को सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस छोड़ करके, सॉरी सिर्फ कौन सा पार्ट छोड़ करके, केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी का पार्ट छोड़ के बाकी सारी चीजों को कवर करते हैं। तो इसी के साथ हमारा एंड होता है कंप्लीटली कौन सा पोर्शन बेटा? बफर, एम्फीप्रोटिक एनायन एंड हाइड्रोलिसिस एंड वीक एसिड का पूरा सेगमेंट। अब इनसे बिल्कुल अलग, इनका कोई लेना देना नहीं है अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे, वो बिल्कुल प्लेन नए तरीके से है। उसका नाम क्या है? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी, हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बिल्कुल नए पेज से। हाँ जी, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जिसको एस से, जिसको केएसपी से बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी एस है एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? केएसपी। अब ये इनके बीच में कहानी समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो देखो, सॉल्युबिलिटी हैज टू डू विद डिसोल्यूशन। कोई भी सॉल्यूट को अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो गिवन सॉल्वेंट में, तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी है। तो कैसे डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी? ध्यान से समझना। solubility is the maximum number of mole of solute which can be dissolved, या maximum amount of solute which can be dissolved in a given volume of solvent। मैक्सिमम जितना डिसॉल्व कर सकते हो। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, कभी मोल फ्रैक्शन में, कभी मोलैरिटी में, कभी नॉर्मल स्ट्रेंथ में, कभी नॉर्मेलिटी में। हम यहाँ क्या यूज करने वाले आयनिक इक्विलिब्रियम में? मोल पर लीटर वाला। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी कोई एक फाइनाइट वैल्यू होती है या इनफाइनाइट भी हो सकती है? तो डिपेंड करता है। जैसे मान लो दो कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको मिला के सोल्यूशन बना रहे हैं, जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिसेबल है, कोई लिमिट ही नहीं है घुलने का। जैसे CO2 एंड ऑक्सीजन को मिक्स करना शुरू करो, और ऑक्सीजन मान लो सॉल्वेंट है, CO2 हमारा सोल्यूट है। गैस इन गैस सॉल्यूशन का मैं बात कर रहा हूं। बेटा सॉल्यूशन सिर्फ वही नहीं होता जो पानी वाला तुम लोग देखते हो ना, सॉल्यूशन के टोटल डिफरेंट 9 टाइप्स होते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड,
सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ये टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जिनमें से इतना छोटू सा आप 2 पार्ट पढ़ते हो बस, एक लिक्विड इन लिक्विड एंड एक सॉलिड इन लिक्विड, यही पढ़ते हो आप, इसके अलावा बाकी सब चीजें नहीं पढ़ते हम लोग। तो मैं बता रहा था कि गैस इन गैस को डिसॉल्व करो, कोई लिमिट नहीं है, कंप्लीट मिसिबिलिटी है, एक ऑक्सीजन को CO2 में कितना मर्जी घोल लो कोई, तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए सॉल्युबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, आप बोल सकते हो दे आर कंप्लीटली मिसिबल, वहां सॉल्युबिलिटी इनफाइनाइट है, कितना भी घोल लो कोई फर्क नहीं पड़ा। और ऐसा ही, चलो ये तो मैंने ऐसा बताया, घर में एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, सभी के घर में C2H5OH का केमिकल रहता है विच इज वेरी हार्मफुल, बट इट यूज्ड टू बी देयर, इफ नॉट मेजॉरिटी के पास तो मिल ही जाएगा। C2H5OH का बॉटल ले लो एंड वाटर ले लो, अब उसमें कितना भी C2H5OH वाटर में मिलाओ सब मिल जाएगा, एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, द अदर लिक्विड H2O that you can mix in any amount in C2H5OH. Okay? Disclaimer is don't taste it, okay? You have to just experiment it if you want. But before experimenting, you have to take the permission of the elders कि whether I am allowed, और उसमें पिटाई हो जाए तो मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, ठीक है? खैर, तो बात समझ में आया ना? तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि 2 लिक्विड को या 2 कंपोनेंट को मिलाया जाए तो उनमें कोई एक फिक्स वैल्यू आए ही, लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूं, उसमें घर पे बिल्कुल डांट नहीं पड़ने वाली है, पॉकेट मनी का यूज करो और नमक खरीद के लेके आओ, एक पैकेट पूरा, है ना? और एक ट्रांसपेरेंट से ग्लास के अंदर आप इसमें पानी भर लो पहले, और इसमें एक एक चम्मच उठा उठा करके एक एक चम्मच सॉल्ट पूरा इसमें डालते रहो, डालो और मिक्स करो, दूसरा चम्मच डालो और मिक्स करो, ये काम तब तक करते रहो जब तक कि नमक पूरा घुलता जा रहा है। एक स्टेज ऐसा आएगा कि अब तुम एक चम्मच डालोगे और जितना मर्जी ऐसे ऐसे कर लो, वो नीचे वैसे ही पड़ा रहेगा अनडिजॉल्व। इस जगह पे सॉल्युबिलिटी का सिग्निफिकेंस है। इतना इनोवेटिव आइडिया कैसे आता है? हम यहाँ सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ सोल्यूट को सॉल्वेंट में, और तुम यहाँ ब्लेंडर करने पे लगे हुए हो। हाँ? चलो, तो बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, तो लिखो, solubility is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved solubility is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of given amount of what? Solvent. Solubility is defined as, क्या बोला मैंने? Maximum amount of solute that can be dissolved in a, समझ में आ गया? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, गिवन सॉल्वेंट में बेटा अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट, ठीक है, वो सब वेरी नहीं कर रहे। अब क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, कि ये जो मैं डिसॉल्व कर रहा था, एक स्टेज ऐसा आ गया कि अब ये सैचुरेट हो गया, अब मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूं इसमें, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे भी बोल सकते हो, सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट सैचुरेटेड स्टेट, क्योंकि उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं समझ में आया कबीर? आया समझ में? कुछ और लिखो, कहाँ ध्यान रहता है, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, कुछ और चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, लिखो, ये बात लिखो, और solubility can be defined as the concentration of solution at saturated state। अब फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये saturated state क्या है, तो अभी मैंने समझाया
एक ऐसा स्टेज व्हेन नो फर्दर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। लिखो, सैचुरेटेड स्टेट किसे बोलते हैं? सैचुरेटेड स्टेट इज डिफाइंड एज saturated state is defined as the stage when no further solute can be dissolved in the given amount of solvent, when no further solute can be dissolved in the given amount of solvent। यहां तक क्लियर है? बोलिए। अच्छा, अब फटाफट लिख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले? देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले लिखो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये कैसे? ये बताओ, केरोसिन को उठा करके पानी में डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व होगा? क्योंकि केरोसिन का नेचर कैसा होता है? मोस्टली नॉन पोलर। और वाटर कैसा होता है? पोलर प्रोटिक। तो इसलिए ध्यान रखना, पोलर कैन बी डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर कैन बी डिसॉल्व इन नॉन पोलर। लिखो ये बात। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक dissolves like, that is polar can be dissolved in polar molecules and non-polar solute can be dissolved in non-polar molecules। जैसे आयोडीन सॉलिड को पानी में नहीं घोल सकते, बट आयोडीन सॉलिड को आप ब्रोमीन में घोल सकते हो। Br2 plus I2 can form a solution, but I2 plus water will not give you any solution। Similarly, sodium chloride will not be soluble in bromine, but sodium chloride will be soluble in, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में आयन्स है, प्लस माइनस, पोलर है, तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर। एग्जांपल्स लिख लो, ये तुम्हारे लिए बता रहा हूं यार, मेरे को तो आता ही है। लिखो, ब्रोमीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट ब्रोमीन इज सॉल्युबल इन CCl4। क्योंकि CCl4 भी पोलर है एंड सॉरी CCl4 भी नॉन पोलर है एंड ब्रोमीन भी, सो नॉन पोलर। नो लाइक दैट आप लिख सकते हो NaCl इज इनसॉल्युबल इन ब्रोमीन बट NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट लिखने वाली बात है कि गैस इन गैस ऐसा सॉल्यूशन है जहां सॉल्युबिलिटी का कोई लिमिट कंप्लीटली मिसिबल है। नोट करके लिखो, अ गैस कैन बी डिसॉल्व्ड इन एनी अमाउंट इन अनदर गैस। अ गैस कैन बी डिसॉल्व्ड इन एनी अमाउंट in another gas because the two gases are completely miscible, because the two gases are completely miscible। completely miscible का मतलब होता है किसी भी अमाउंट, hence solubility of such solution will be infinite, hence solubility of such solution will be infinite। solubility of such solution will be infinite। क्या सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Similarly, alcohol and water is completely miscible। अल्कोहल में भी मिथेनॉल इथेनॉल लिख सकते हो, छोटे मॉलिक्यूल्स। मिथेनॉल एंड इथेनॉल इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, completely soluble in water।
कंप्लीटली सॉल्युबल, कई बार बोल तो रहा हूँ, कितनी बार रिपीट करूं उसको? हाँ, similarly alcohol and water, mainly methanol and ethanol, is completely soluble in water. लिख लिया? That is, they are also completely miscible. They are also completely miscible. तो यहाँ पे भी solubility कितनी हो गई? Infinite. ओके? तो solubility का main importance कहाँ पे है? Solid in liquid, gas in solid and gas in liquid. तो solubility का importance mainly तीन जगह पे आपको देखने को मिलेगा. कौन से solution? Solid in liquid, दूसरा gas in liquid, तीसरा गैस इन सॉलिड. ये तीन तरह के सॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा. और अभी हम जो इस चैप्टर में कवर करेंगे, हमारा ये क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर में. तो ऐसा सॉलिड जो आयनिक सॉलिड हो, यानी हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे. ये दोनों तो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी का. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा? बोलिए. और कौन से फैक्टर्स हैं भाई? दूसरा है टेम्परेचर. बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी अवनी क्या होगा? बिल्कुल नहीं. इट डिपेंड्स. इफ द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ेगा. अगर वो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एक्सोथर्मिक हो गया तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो घट जाएगा. अरे बोलो, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अगर आप मिक्स कर रहे हो और ये बन रहा है सॉल्यूशन, ये सैचुरेटेड स्टेट का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम आ गया. और अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी एंडो है, तब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. और डेल्टा एच सॉल्यूशन मिलाने से अगर ये नेगेटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी. देख लो ये बात. ऑन इंक्रीजिंग temperature, solubility increases only if enthalpy of mixing or delta H solution, enthalpy of mixing or delta H solution is what? Positive. Enthalpy of mixing or delta H solution is positive. दूसरा पार्ट क्या? दूसरा पार्ट क्या? On increasing temperature, the solubility decreases if delta H is negative. ये बात लिख लेना. हो गया? टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया. थर्ड लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. बताओ, प्रेशर से कैसे अफेक्टेड होगा? तो प्रेशर उसी रिएक्शन को अफेक्ट करेगा जहां पे गैस सॉल्यूट हो. गैस इन लिक्विड एंड गैस इन सॉलिड जैसे सॉल्यूशन को ही तो वहां प्रेशर बढ़ाओगे, ऊपर सरफेस पे प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी. लिखो, द प्रेशर मेनली अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड एंड सॉलिड. प्रेशर मेनली अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या चीज बच्चों? गैस इन लिक्विड और सॉलिड. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड और सॉलिड. तो यहां बड़ा सिंपल सा रूल है, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. क्योंकि सोचो, लेफ्ट साइड में एक गैस होगा और इधर लिक्विड होगा. इधर क्या हो गया? सॉल्यूशन का नेचर कैसा है? लिक्विड. तो याद है, इक्विलिब्रियम पे जब हम प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं तो किधर जाता है रिएक्शन? जिधर कम गैस मॉलिक्यूल हो तो राइट साइड में जाएगा, मोर डिसॉल्व होगा. ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस. यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग देखते हैं बड़ा स्पेशलाइज्ड केस. कौन सा? जिसमें आयनिक सॉलिड का लिक्विड वाटर में सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं. ओके, हेडिंग डालो, solubility of ionic solids. ionic solids. अब इसके अंदर मेनली सॉल्ट्स आएंगे बेटा, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, Ag2,
SO4, ये सब आएंगे। तो solubility of ionic solids in liquid water, solubility of ionic solids in liquid water की मैं बात कर रहा हूं। आइए समझते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट सर आपने बताया था सॉल्ट्स में भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे सिल्वर क्लोराइड। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वहीं पे AgCl क्या होता है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, इसका मतलब इसको मॉडरेट कंसंट्रेशन, अगर तुमने 0.1 मोल डाला इसका पानी के अंदर 1 लीटर वाटर, तो ये अंदर आने के बाद पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर जाएगा आयंस में। और ये जो मैंने आपको यहां पे ऐसे करके दिखाया है, जरूरी नहीं है ऐसा कोई पैटर्न मिले, वो कहीं पे किसी भी रैंडम फॉर्म में ये मूव करते हैं। और ये जो सर्कल कर रखा है Na+ का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a sodium ion is surrounded by so many water molecules through ion dipole attraction। मैं 2-3 बना रहा हूं, आपको पूरा बनाना है। सिमिलरली ऐसे क्लोराइड आयन जो लिख रहा है, इसका मतलब there is a layer of water around this, they are attached through हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, आयन डाइपोल, इधर H, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा और नेगेटिव किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव। और ऐसे करके आप करते जाओ, खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ आएंगे। मल्टीपल लेयर भी बनता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, क्या आपको याद आ रहा है कुछ, आयनिक बॉन्डिंग में पढ़ा था हमने, हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन क्या होता है। तो ये वही प्रोसेस है। तो ये डिसॉल्व इसीलिए होता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो एक क्रिस्टल है प्लस माइनस, और चारों तरफ ऐसे प्लस माइनस ही, लेकिन इसके जैसे ये लिक्विड में आता है तो H2O अपने इन दो पोल से, क्योंकि H2O के पास कैसा पोल है, दोनों है, प्लस भी है माइनस भी, देखो ना ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे, तो ये ऑक्सीजन वाले एंड से इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है, और खूब सारे अट्रैक्ट होते हैं तो उसको खींचते हैं बाहर, तो ये ब्रेक कर जाता है, तो आयनिक लैटिस टूट करके अंदर हो जाता है। लेकिन कितना कितना डिसॉल्व होगा भाई, एक लिमिट है, जब तक आयंस दूर दूर है तब तक ये चिपक नहीं रहे। जब और ज्यादा NaCl डाल दोगे तो ये इतने नजदीक आ जाएंगे कि अपने चारों तरफ के वाटर के लेयर को हटाएंगे, क्योंकि जेन्युइनली एक कंप्लीट प्लस का एक माइनस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू डाइपोल के साथ। तो वो जब एक जरूरत से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो वो भी क्या करेंगे, मिल करके प्रेसिपिटेट बनाने लग जाएंगे, लेकिन इस कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं करेंगे। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जितना मर्जी घोल लो वो पूरा टूटेगा, ऐसा नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वन which dissolves completely or dissociate into ions completely in a moderate concentration, 1 molar 0.5 molar है ना, 0.1 मोलर, ये सब मॉडरेट कंसंट्रेशन। हाँ सैचुरेशन तक बिल्कुल होगा, लेकिन तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, सैचुरेशन आ सकता है अगर तुम 10-12 मोलर बनाने लग जाओ तो इसलिए एक कहीं ना कहीं बीच में बैकग्राउंड लेकर के डिस्कस किया जाता है कि वैसी चीजें जो, तो इसका सैचुरेशन इसका भी आएगा लेकिन इसका बहुत लेट आएगा, तब तक इसके अंदर कंसिडरेबल Na+NOHCl- आ चुके होंगे। हो सकता है इसके 10 मोल 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो जाए। अब ये तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल दिया हूं, आप एक काम करना, 100 ml, सिर्फ 100 ml मेजर करके ये पानी डाल लेना इसमें, और आप सोडियम क्लोराइड की मुझे कल सॉल्युबिलिटी रिपोर्ट करोगे। बताओ सोडियम क्लोराइड को वेइंग मशीन पे नापोगे तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 58.5 ग्राम। अरे मालूम है ना, सोडियम आयन एनसिल। तो 58.5 ग्राम के ऐसे पैकेट बना लो कई सारे सोडियम क्लोराइड के, 1 मोल डाल के देखो उसमें 100 ml में, घुल गया, दूसरा डालो, दूसरा पैकेट, पूरा स्टर करते रहो, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, देखो कितने मोल पर 100 ml आते हैं। जब तुम्हें पर 100 ml पता चल गया तो पर लीटर भी पता चल जाएगा। इस मान लो 2 मोल डिसॉल्व हो गया 100 ml में,
तीसरा मोल नहीं घुल रहा है, तो कायदे से तो हाफ ऑफ मोल वाले भी बना के रखोगे तो थोड़ा और क्लोज पता चलेगा, बट अभी फिलहाल मोल में ही देख लो। तो मान लो 3 मोल, 2 मोल डिजोल्व हुए, तीसरा नहीं 100 ml में, तो बताओ 2 मोल 100 ml में है, 100 ml में अगर 2 मोल घुल रहा है तो 1000 ml में 20 मोल, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 20 मोल पर, यानी 20 मोल पर लीटर जब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाओगे तब सैचुरेटेड स्टेट में पहुंचेगा। समझ में आया? तो जब भी आप ऊपर से डिसॉल्व करते हो कोई चीज तो ऐसा आता है। ये स्ट्रांग में भी होगा, वीक में तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वीक वाले केस में एकदम बीच में ही तुम्हें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तुमने हल्का सा पिंच ऐड किया ना, तुरंत इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसलिए इन सॉल्ट्स को स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब एक पिंच में ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, वो एक पिंच भी घोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा लेकर के सिल्वर क्लोराइड डालो और ऐसे घुमाते रहो, वो घुलेगा ही नहीं, वहीं पड़ा रहेगा। तो ये फर्क है इसमें और इसमें, बहुत कम। इनकी सॉल्युबिलिटी 10 के पावर -3 -4 मोल पर लीटर होती है, और यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी जैसे मैंने बोला, अब आप घोल के मुझे बताना, कल कल मुझे रिपोर्ट करना आप लोग कि भाई कितने आपके सोडियम क्लोराइड की चीजें गई, एक अनुमान लगा करके देखना ना कितना पहुंच रहा है। बस ये नहीं, टेम्परेचर तो ये रूम टेम्परेचर लेके चलो ना, रूम टेम्परेचर पे ही चाहिए। क्या चीज? अरे बाबा, अभी अभी घरों में जो टेम्परेचर रहता है वो नियरली आपका यही करीब 16 से लेकर, 16 तो बहुत मैंने कम बोल दिया, अराउंड 20 मान के चलो, तो इतना भी चलेगा यार। 5-6 डिग्री बढ़ाने से बहुत एबनॉर्मल चेंजेस नहीं आते। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो फिर क्वेश्चन आखिर इसमें आएंगे कैसे? तो इनके लिए आएगा ही नहीं। इनके लिए कैसा भाई, इनमें तो 0.1 भी घुल जा रहा है, इसमें पॉइंट। क्वेश्चन आएगा कि इनमें सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के केस में देखते हैं। तो आ जाओ समझते हैं कैसे हो रहा है। हाँ जी, ध्यान से सुनना। अब मैंने सिल्वर क्लोराइड को ऐड करना शुरू किया, AgCl को पाउडर्ड फॉर्म में, तो यही डिसॉल्व होगा। जब एकदम डिसॉल्व हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, तो कितने लोग कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द AgCl व्हिच वी आर डिसॉल्विंग इज गोइंग टू ब्रेक इनटू, जो डिसॉल्व नहीं हुआ मोस्टली उसका चांस क्या है कि प्रेसिपिटेट बन के रह जाए, AgCl के फॉर्म में कंबाइन करके पीपीटी बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एट सैचुरेटेड स्टेट equilibrium will be established between undissociated salt या solid and dissociated ions। क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकते हो कि इस साइड जाने को क्या बोल रहे हैं, डिसॉल्व होना बोल रहे हैं, और पीछे आने को क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेशन। आगे जाना डिसॉल्व होना है और पीछे आना क्या है, प्रेसिपिटेशन। पीपीटी बन रहा है। तो प्रेसिपिटेशन और डिसोल्यूशन में इक्विलिब्रियम आ गया होगा सैचुरेटेड। तो क्या मैं बोल सकता हूं एट सैचुरेटेड स्टेट ऐसा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो, जिसको हम KSP बोलते हैं, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं KSP विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस डिवाइडेड बाई, और ये AgCl क्या है, सॉलिड, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो क्या मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं? लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ आयंस कब बोल सकते हो आप, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका हो, जब सैचुरेटेड स्टेट आ चुका हो। जैसे मान लो डबल पिंच ऑफ AgCl में हमें इक्विलिब्रियम मिला, 1 पिंच में नहीं मिला, तो फर्स्ट जब आप हल्का सा ऐड कर रहे होगे, फर्स्ट पिंच ऐड कर रहे होगे, तब ये नहीं लिख सकते हो कि KSP इज इक्वल टू दिस। तो फिर तब क्या लिख सकते हैं इसको, Q वैल्यू, और यहाँ पे उसको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ आयंस, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे। ये बिल्कुल Q की तरह ही है। क्या सबको ये मेरी बात समझ में आई?
अब अगला क्वेश्चन है सर सॉल्युबिलिटी को इससे कैसे रिलेट करें। चलो ये तो लिख लिया। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने बोला कि 10 के पावर -3 मोल इक्विलिब्रियम तक घुल गया 1 लीटर में, तो जो भी AgCl घुलेगा इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में? जो भी सोडियम क्लोराइड घुलता है किस फॉर्म में रहता है? NaCl चिपके रहते हैं या सोडियम आयन क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है कि सर ये दोनों फॉर्म में रह सकता है। NaCl के फॉर्म, ज्वाइंट फॉर्म, पूरा क्लस्टर नहीं, NaCl हो सकता है 3-4 यूनिट जुड़े हो, इनको बोलते हैं आयन पेयर में एग्जिस्ट करना। लेकिन उनमें मेजॉरिटी फॉर्म इधर ही आते हैं। तो जब तक क्वेश्चन में अलग से मेंशन ना किया हो कि आयन पेयर भी एग्जिस्ट कर रहा है या कुछ ऐसी बात बताइए जिससे हमें हिंट लगे कि नहीं इसको भी बचा रहा है, तब तो ठीक है। नहीं तो जितना भी डिसॉल्व किया सबको हम किस में मानेंगे? आयंस में टूट गया। तो अभी मैं क्या मान के चल रहा हूं, जितना तुमने घोला वो सारा का सारा क्या हो गया? आयंस में टूट गया, फ्रैगमेंट हो गया। तो ये बताओ अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, एस, कैपिटल एस, तो इसका मतलब क्या हुआ? एस मोल पर लीटर इज डिसॉल्व टिल इक्विलिब्रियम, एंड जो भी डिसॉल्व होगा वो इसमें टूट जाएगा। तो बताओ अगर 1 मोल डिसॉल्व होता तो कितने आयन मिलते? 1 मोल 1 मोल। अरे 2 मोल डिसॉल्व होता तो कितने मिलते? 10 के पावर -3 डिसॉल्व होता तो कितना मिलता? 10 के पावर -3 एंड 10 के पावर -3। एस मोल डिसॉल्व होगा तो कितना मिलेगा? तो क्या तुम्हें पता चल गया इनके कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितने हुए हैं? एस। तो क्या मैं इसके जगह लिख सकता हूं, एंजॉय कर सकते हैं क्या अब हम लोग? KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर, एस की वैल्यू रूट ओवर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन solubility of AgCl in pure water with KSP value. Write it down. क्या मैंने एज्यूम किया है जो भी डिसॉल्व हुआ है सारा पार्ट किस में पहुंच गया? आयंस में पहुंच गया, मतलब आयंस में टूट गया। ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई 2 मोल घुला और 1 मोल मतलब इसी फॉर्म में और 1 मोल ही आयंस में टूटा हो, तब इसको भी लेना पड़ जाएगा। लेकिन जब तक ये फॉर्म नहीं है, आई मीन लेना इसको क्या पड़ेगा, सॉलिड का तो हमेशा एक्टिव मास 1 रहता है ना, तब वो एस एस नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो 2 मोल घुला और टूटा 1 ही मोल, 50% आयनेशन हुआ, तो 2 मोल यहाँ पे टूटा, लेकिन इसको 2 तब नहीं लिख पाते, तब कितना लिख पाते? ओनली 1 and 1, जितना आयंस में टूटा उसी पार्ट को हम ये लिख सकते हैं। अभी हमने क्या एज्यूम किया है, जितना भी डिसॉल्व हुआ, जितनी भी सॉल्युबिलिटी है, सारा आयंस में ही टूट गया। तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? जो उसकी सॉल्युबिलिटी वही इनका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाँ जी, एस सॉल्युबिलिटी। क्यों प्रोडक्ट कर रहे हैं? अरे सॉल्युबिलिटी किसका है? वो AgCl का, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? Ag प्लस इंटू Cl माइनस। तो अब हमें अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा? S एंड S। तो इस इक्विलिब्रियम में बस मैंने वैल्यू रख दिया और क्या किया। क्यों नहीं ऐसा? अरे ले, दिमाग हैंग हो गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था, अगर इसका 1 मोल टूटता है तो इसका कितना बनता है? 1 मोल 1 मोल। 10 मोल टूटेगा तो 10 10, S मोल टूटेगा तो S एन S ही आएगा ना। अरे वही इसको मार दे यार, ये लूप में घूम गया ये। अरे सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करते? कितना मोल पर लीटर डिसॉल्व हुआ, जो डिसॉल्व हुआ वही टूट रहा है पूरी तरीके से। समझ गया? पूरा लूप बना दिया इसने। ऐसी सॉल्युबिलिटी है सर, इस आयन कैसे हो रहा है? KSP इज इक्वल टू, तो ये बात नोट करके जरूर लिखना कि यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है कि जो भी उसकी सॉल्युबिलिटी है वो पूरी तरीके से आयंस में टूट जा रही है। जितना भी वो डिसॉल्व हो रहा है वो पूरी तरीके से आयंस में टूट जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये लिख लिया। ये कौन सा सॉल्ट है पता है? ऐसा सॉल्ट जो 2 आयंस दे, गिनती के 2 आयंस, Ag प्लस एंड, इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्ट। क्या बोलते हैं? NaCl बाइनरी सॉल्ट, बेरियम सल्फेट बाइनरी सॉल्ट। हाँ रे, Ba+2 एंड सल्फेट आयन, 2 ही आयन देंगे ना। तो कहोगे सर टर्नरी भी होता है, क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है टर्नरी? 3 आयंस नहीं मिल सकते हैं क्या? नहीं,
Ag2SO4, 2 सिल्वर आयन, 1 सल्फेट आयन, टर्नरी। तो अब हम लोग सब हेडिंग डाल करके सारा चीज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ KSP विद सॉल्युबिलिटी फॉर बाइनरी सॉल्ट। लिखो, derive the expression लिखना है यार, derive the expression of solubility and solubility between solubility and solubility product for the following salts। पहला BaSO4, दूसरा देखिए, इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्ट, टर्नरी, क्वाटनरी, और मैं चौथा लेके चल रहा हूं कौन सा, इनप्योर वाटर, ठीक है। फोर्थ कौन सा लेके चल रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर AXBY हो जाए, सभी का KSP दिया हुआ है, एज्यूमिंग देयर solubility product is KSP only, वही मान के चलो कि वो KSP, यही वैल्यू ही तुम्हें दिया हुआ है, तो यही मान के चलो। इसमें कोई नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि XY पता हो तब तो नाम लिखा जाएगा ना, इसको इसी फॉर्म में रहने देना। चलो तो पहला करें, पहला करें, ये तो बिल्कुल सिंपल है। आप लिखो पहले, आप खुद से करो फिर मैं करता हूं। अच्छा, किसके लिए ये सारा कहानी लिख रहे हैं बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए लिखने की जरूरत, क्योंकि जितना लेंगे वो पूरा ही टूट जाएगा आंसर। चलो बेटा, किया जाए। आइए देखिए, बेरियम सल्फेट के लिए क्या आंसर आएगा, देखो BaSO4, बेरियम 2 प्लस प्लस सल्फेट आयन, लिखोगे क्या? और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, मतलब इतना मोल पानी में घुल गया है, और जितना भी डिसॉल्व होगा वो आयंस में टूट जाएगा, तो S मोल है, तो ये SnS। KSP का वैल्यू क्या लिखेंगे हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम
इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, ये वैल्यूज है कितनी, S इंटू एस, तो KSP का रिलेशन फिर भी यहाँ पे क्या आ गया, S²। ठीक है, यहाँ देखते हैं टर्नरी के लिए, बताओ जितना भी डिसॉल्व हुआ सॉल्युबिलिटी S, इसका सॉल्युबिलिटी S है, पूरा आयंस में टूट गया, 2Ag प्लस प्लस SO3 2 माइनस, इसका KSP है। अब बताइए कितना आएगा, 2S, और ये कितना आएगा S, समझ में आ रहा है, 1 मोल से ये 2 मोल, S मोल से कितना आएगा 2S। इन दिस केस KSP कैन बी रिटन एज Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू SO3 2 माइनस। डू यू गाइज एग्री विथ मी, इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, इसका कंसंट्रेशन कितना है 2S, इसका पावर 2, इसका S, इसका पावर 1, तो 2 पे पावर 2, S पे पावर 2 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 4S³ इज इक्वल टू KSP। क्या समझ में आ रहा है बडीज, कितने लोगों ने इसको कर लिया है, हो गया थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी हो गया, ट्राई करो जल्दी, हो गया। चलो Ag3PO4 का भी देख लेते हैं, PO4 ब्रेक डाउन इनटू 3 सिल्वर आयन फॉस्फेट आयन। अब KSP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Ag प्लस पे पावर 3, PO4 माइनस 3 पे पावर S है, तो ये 3S और ये S क्या आ गया, 3S पे पावर 3 और S पे पावर 1, कितना आ गया 3 पे पावर 3, S पे पावर 3 प्लस 1, कितना आ गया 27, S पे पावर 4 इज इक्वल टू KSP। समझ में आया, इसको कर लिया आप लोगों ने, लास्ट चांस दे रहा हूँ इसको करने का, 1 मोर मिनट, इसके बाद हम कॉमन आयन का इसी में एग्जांपल लेंगे एंड थिंग्स विल बी ओवर नाउ। ओके, चैप्टर इज डन। क्या हुआ, हाँ हाँ वही आएगा ही, वही आया तो सही आया। चलो बच्चों, बच्चा पार्टीज, कितने लोगों ने पहले इक्विलिब्रियम सही से लिखा है, देखो तो ये बताओ इसका चार्ज क्या होगा, ए पे चार्ज कितना होगा, एक्स, ए तो आएगा, कितना होगा यहाँ पे चार्ज, प्लस वाई, हाँ वही वाई प्लस एंड प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी पे पावर माइनस एक्स। समझ में आ रहा है, इन चार्जेस को इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स ए एंड वाई भी आना चाहिए, ये सुनो। तो KSP इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए प्लस वाई होल पे पावर एक्स इंटू बी माइनस एक्स होल पे पावर। बता, अगर ये एस मोल घुलेगा तो ये एक्स टाइम एस मिलेगा, ये वाई टाइम एस मिलेगा क्या, तो इसके जगह पे एक्स एस पे पावर एक्स, एक्स सॉरी वाई एस पे पावर, अब देख ध्यान से थोड़ा, तो एक्स पे पावर एक्स, वाई पे पावर वाई और एस पे पावर एक्स इंटू एक्स पे पावर, इनको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा एस पे पावर एक्स प्लस। अब हाथ उठाओ कितने लोग का सही है, उठाओ उठाओ उठाओ, बिल्कुल उठा, ठीक, बहुत बढ़िया है, सब तो सीख गए तुम लोग। ठीक है, तो देखो टेक्निकली ये खत्म हो गया, लेकिन अब थोड़े वेरिएशंस दिखाता हूं मैं तुम्हें क्या हो सकता है, लिखो तो, फाइंड द solubility of silver chloride, find the solubility of silver chloride in pure water and solubility of silver chloride in pure water and second लिखो, in 0.1 molar aqueous solution of, in 0.1 molar aqueous solution of sodium chloride, 0.1 molar aqueous solution of sodium chloride। अभी आपको क्या डेटा चाहिए, KSP चाहिए, लिखो KSP of AgCl is 10 के पावर माइनस 8, KSP of AgCl is 10 के पावर, consider KSP AgCl to be 10 के पावर माइनस 8। एक तो मैंने बोला है सॉल्युबिलिटी निकालो प्योर वाटर के अंदर, एंड दूसरा
0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में निकालो, यही क्वेश्चन। AgCl का ही सॉल्युबिलिटी निकालना है ना जी। आधे क्वेश्चन लिखा करो उस टाइम पे, इरिटेट नहीं करो। There are two things. One, I asked to find the solubility of silver chloride in only pure gel, and the second one I asked to calculate in contaminated gel, नमकीन पानी के अंदर NaCl कितना है ये 0.1 मोलर। aqueous solution। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यही क्वेश्चन है। KSP दिया हुआ है तुम्हें इसका। शुद्ध जल में बताओ कितना डिजोल्व होगा और समंदर के पानी में कितना डिजोल्व होगा। दैट कंटेन्स ऑलरेडी सिल्वर सोडियम क्लोराइड। जल्दी निकालो। चलो बड़ी डन। क्या है आंसर? डन बेटा। करें क्या? देखो, जब सिल्वर क्लोराइड को प्योर वाटर में करोगे तो हमने पहले ही अभी सीखा है कि Ag प्लस Cl माइनस सॉल्युबिलिटी SS, KSP का वैल्यू दिया हुआ है 10 के पावर -8, और हमने अभी सीखा था KSP। फटाफट फटाफट लिखेंगे ये, S इंटू एस इज इक्वल टू 10 के पावर -8, S की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत खराब है ना, 10 के पावर -4 मोल पर लीटर। सोचो कितना खराब है। एक बकेट पानी के अंदर भी इतना सा AgCl डिजोल्व कर पाएंगे, एक चम्मच भी नहीं डिजोल्व कर सकते, इतना खराब है। समझ गए? और यही अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा था कि इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, अब बताओ ये 0.1 मोलर NaCl है, तो NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये टूट जाएगा। 0.1 दे दिया, और सिल्वर क्लोराइड क्या है, वीक, ये डिजोल्व होगा तो Ag प्लस NCl माइनस। ये अगर सॉल्युबिलिटी S है तो ये आएगा SNS, लेकिन इस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन पहले भी कहीं प्रेजेंट है, तो इसका आंसर कितना आएगा पॉइंट। KSP इज इक्वल टू, इस बारी भी कहानी वही है, Ag प्लस, बस बदला क्या कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, बस खत्म है। तो S की वैल्यू कितनी आ गई 10 पे पावर, देख रहे हो कम होना भी चाहिए था, कॉमन आयन में ये पीछे आ जाता है, हुआ भी बहुत कम हो गया, मतलब कि 1000 टाइम रिड्यूस हो गया, और पहले -4 था अब -7 हो गया। समझ में आया ना? बोलो। तो ऐसे सवाल लगा लोगे ना, आसान ही होते, ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। कभी कभी ना बफर का यूज करा के कराता है, कभी कभी इसको बफर का यूज करा के कराता है, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो आज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला कहानी देख लेते हैं, ठीक है? देखो, चलना कहीं पे तो साइड में लिखना, कहीं पे उतना क्वेश्चन नहीं लिखना है बस, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन तो लिख लो, नहीं तो दिक्कत होगा तुम्हें ही यार सॉल्व करने में, मेरे को बाद में समझाना पड़ेगा। ध्यान से समझना बेटा ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ये
देखो इधर ध्यान से देखो, कई बार ऐसा होता है कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर सेम रखना है, इंक्रीज करना है, तो हम क्या करें? तो हमने एलसीपी से बढ़ाया, अगर कोई प्रोडक्ट गायब कर दे तो आगे जाता रहेगा। तो इसमें गायब करने का तरीका ये है कि इसको रिएक्ट करा दो किसी के साथ। तो सिल्वर आयन जनरली कंबाइंस विद अमोनिया एंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस। ये सॉल्युबल होते हैं, ये सारे एक्वस हैं, इसमें कोई सॉलिड नहीं है, सॉलिड सिर्फ अकेला यही है AgCl। ये अमोनिया आपको पता ही है कि भाई एक्वस सॉल्यूशन में लूंगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका तो KSP होगा इक्विलिब्रियम, इसका ये जो कांस्टेंट है ना जिसमें कोई आयन दूसरे लाइगेंड के साथ कंबाइन करके ये बॉक्स वाले आयंस बनाते हैं, इनको बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। एंड ये यूजुअली बहुत ज्यादा होता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है। जैसे मान लो KSP मैंने दे दिया 10 के पावर से फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया -8, सो KF की वैल्यू पॉजिटिव साइड में बहुत ज्यादा होती है। तो 10 के पावर मान लो मैंने दे दिया तुम्हें +4 के आसपास या +5 +6 के आसपास, ऐसा वैल्यू दे दी। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि बताओ सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी ऐसे सॉल्यूशन में बताओ जिसमें अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन्ड है 0.1, मेंटेन्ड है। अरे ये मेंटेन नहीं रहेगा ना तो 0.1 में से कुछ कम करने लगोगे, तो वो करना नहीं है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या ट्राई कर सकते हैं? लिखो लिखो, फाइंड द solubility of AgCl silver chloride in an aqueous solution of ammonia, in an aqueous solution of ammonia where the concentration of ammonia is maintained at 0.1 mole per liter, where the concentration of ammonia is maintained at 0.1 molar per liter, 0.1 mole per liter. The KSP of these values are given to you, KST and KF. इसको बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट। और ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फॉर्मेशन कांस्टेंट। निकाल के देखो कितना आ रहा है। ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये नोट करके बल्कि लिख लेना कि सिल्वर आयन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज क्वाइट हायर। इसका मतलब कुछ समझ रहे हो कि जो भी सिल्वर आयन यहां से आएगा वो अमोनिया के साथ तुरंत रिएक्ट करके फॉरवर्ड चला जाएगा, मतलब सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें नेग्लिजिबल बचेगा। आ रहा है क्या बात समझ में? अब इसको करो, क्योंकि ये चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लगा रहे होगे ना तो इक्वेशन हैंडलिंग में दिक्कत आएगी, बस इतने में ही, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्राई करो, कुछ लोग हो सकता है ऐसे निकाल दे मेरा आंसर।
बहुत ट्रिकी है ये प्रॉब्लम ना, बहुत मजा आएगा, सॉल्व कर लिया तो बहुत मजा आ जाएगा, थोड़ा मुश्किल है ना? कितने वेरिएबल हैं इस बारी? 2 वेरिएबल मिल रहे होंगे ना, और इक्वेशन भी आपके पास 2 है, टेक्निकली तो आप सॉल्व कर सकते हो, मैथमेटिकल दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। चलो अच्छा, तुम लोग ट्राई करना है इसको, मैं अभी बता दूं सोल्यूशन कैसे करना है। चलो अच्छा, 1 more minute, only 1 more minute if you want to. All right, everyone, stop writing. Now listen. अब let us assume the solubility of AgCl is S. कोई प्रॉब्लम? तो ये कितना मिलेगा हमें? SNH. अब दिक्कत ये है कि S में से कुछ Y निकलेगा और ये 0.1 में से कुछ Y निकलता 2Y निकलेगा, लेकिन इसने बोला इसको मेंटेन किया है, तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत। तो ये कितना आ गया? Y. कोई दिक्कत? अच्छा, तो यहाँ पे कॉमन आयन की वजह से मैं क्या इसको भी S माइनस वाई लिखूं? तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आया KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ये वैल्यू मैंने लिख लिया 10 के पावर -8 इज इक्वल टू S माइनस वाई इंटू S, नंबर 1। नंबर 2 क्या आया देखो, यूजिंग Kf इज इक्वल टू +4 कैन आई राइट लाइक दिस दैट y इंटू, या पूरा लिख लो, AgNH3 होल ट्वाइस का जो कॉम्प्लेक्स है इसका पावर 1 अपॉन Ag प्लस इंटू अमोनिया का पावर 2। ये वैल्यू कितना है? y, ये कितना है जी? x s माइनस वाई, और ये कितना है? 0.1 का होल स्क्वायर, ये कितना है? 10 के पावर 4 है ना। तो यहाँ से y कितना, y अपॉन s माइनस वाई कितना आ गया? 10 के पावर 2 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। अब बताओ हम क्या दिमाग लगाएं कि हमें सीधा क्या आ जाए। देख, तुझे अगर तुम दिमाग लगाना है तो कितने लोग कह रहे हैं कि ऐसे इसको मैनिपुलेट करो कि एस एंड वाई का रेशियो आ जाए। तो क्या करें? डिवाइड करोगे तो एस माइनस वाई का रेशियो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। देखना, 1 × 2 कर दे, तो 1 × 2 करो तो ये जो वैल्यूज है ये आरएचएस मान लो वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा? 10 के पावर -8 इंटू 10 के पावर -2 इज इक्वल टू एस माइनस वाई इंटू एस मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू y अपॉन एस माइनस वाई। क्या दिख रहा है? ये निकल गया क्या? बोलो, कहाँ +2 है? अच्छा, +2 था ना। अब एक निकाल के किसी दूसरे में डाल दे, किसमें ऐड करोगे? किसी एक में ऐड कर दो, गंदा सा इक्वेशन बन रहा है ना। तो यही चैलेंज है इसमें हैंडल करना। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा मेथड समझाता हूँ, थोड़ा सा अगर तुम अवेयर हो, एक काम करो, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो सिर्फ। हाँ, ऐड 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करोगे तो देखो क्या मिलने वाला है। क्यों कर रहे हो उसके पीछे भी बताता हूँ। AgCl प्लस अमोनिया मिलेगा ये, और क्या बन जाएगा राइट साइड में? Ag प्लस गायब, Cl माइनस एंड AgNH3 का होल ट्वाइस। दिख रहा है? दिख रहा है? अब कहोगे सर अब Cl माइनस कितना है? बोलना S, और ये कितना है? और ये कितना है? 0.1। और ये वैल्यू कितनी आएगी? K इज इक्वल टू KSP इंटू KF, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 10 के पावर +4 -4 आ गया। -4 आ गया क्या? देख लो, -4 है। अच्छा जी, अब एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि फिर से कहानी तो वही हो गई, S इंटू वाई अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू जो यहाँ पे आ रहा था हमारे पास।
अब हमें ये दिखाना है कि एस एंड वाई को हम गायब करके कहीं एक वेरिएबल में लेके आ सकते हैं। वो कैसे लेके आ सकते हैं? आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्विलिब्रियम हियर, जो हमने नीचे किया था, यानी y अपॉन s माइनस वाई इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k विच इज 10 के पावर 4। अब थोड़ा देखो तो y अपॉन s माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 के पावर 2। यानी इसको उल्टा कर दो, s माइनस वाई अपॉन वाई का वैल्यू कितना आ गया? 10 के पावर माइनस 2। अब बता, s बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस, तो s बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस 10 के पावर माइनस 2। अब बता, ये क्या नेग्लिजिबल है इसके सामने? क्या s बाई वाई इज नियरली 1? क्या s एंड y दोनों एक ही चीज है? यही काम करने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा, ताकि तुम्हें समझ में आए s और y एक ही चीज। और ये लॉजिकली भी लगता है कि जितना भी ag प्लस इधर आएगा लगभग सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले वाले में देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना ज्यादा है। तो अगर ये 2 मोल डिसॉल्व हुआ तो ये 2 मोल तुरंत इस साइड से इस साइड आएगा, इसलिए हमें वैल्यू भी आ रही है, लॉजिकली भी फिट हो रहा है। ये सुनो, अब क्या खत्म हो गया यार? इसके जगह पे क्या लिख दो? s। इसके जगह पे क्या लिख दो? s। या ये दोनों y कर लो, ये s कर लो, तो मैं क्या कर ले रहा हूं? इसको s, इसको s। अब बताओ, क्या तुम्हारे पास इक्वेशन खत्म नहीं हो गया? s इंटू एस अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर, s इंटू एस अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के पावर, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के पावर -6, तो s की वैल्यू आंसर हो गया 10 के पावर -3 मोल पर लीटर। आ गया बच्चों? तो इसमें दो नई चीजें हमने सीखी। एक तो ये कि जब भी ऐसे फॉर्मेशन वाली चीजें आए हो तो पहले आप जहां से भी उनके बीच में सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ रहा हो, कितना आ रहा है, वहां से पहले वो निकालो, ताकि आइडिया लगे एस एंड वाई में कहीं कोई बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है। जब वो पता चल जाए तो इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि यही डिस्टर्ब कर रहा है एजी प्लस, इनको जोड़ दो ताकि सिल्वर आयन ही गायब हो जाए। तो हम एक नया इक्विलिब्रियम लिख लेंगे एंड वहां से इसको सॉल्व करते। तो ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है केएसपी का, इस बात का ध्यान रखना। और इसी के साथ हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन, यू कैन नाउ लीव।